ये कहानी है प्रेमनगर गांव की। वैसे तो प्रेमनगर गांव खुशनुमा और बहुत ही प्यारा था। गांव में हमेशा शांति बनी रहती। उसी गांव में मंगलू नाम का एक भिखारी रहा करता था, जो आसमान को चादर समझकर और धरती को बिस्तर समझकर कहीं पर भी भूखे पेट सो जाया करता था। ऐसे ही हर सुबह मंगलू मंदिर का प्रसाद खाकर रास्ते और चौराहे पर भीख मांगने निकल जाया करता था। मंगलू का स्वभाव बहुत ही अलग था। दूसरों से भीख लेकर वो अपना पेट न भरता, बल्कि उन्हीं पैसों को और अपने साथी भिखारियों को बांट देता। हाय राम, आज तो एक फूटी कोड़ी हाथ नहीं लगी। क्या खाएंगे हम? अब क्या बताऊं काका, मैंने तो आखिरी बार भर पेट खाना कब खाया था मुझे याद ही नहीं। गोपाल और अन्य भिखारी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर मंगलू आ गया और उनसे कहने लगा, आज तक मैंने तुम सभी भिखारियों को भूखे पेट सोने दिया है क्या? जो आज दूंगा, जरा ये देखो मेरे पास क्या है। दही, जलेबी और खूब सारी खिचड़ी। मेरी आंखों से तो खुशी के आंसू छलक आए। अगर तुम ना होते तो ना जाने क्या होता आज। ना जाने मैं क्या खाता और कहाँ जाता। मैं तो भूखा ही मर जाता। अरे ऐसे कैसे परलोक जाओगे? पहले इसी धरती पर स्वर्ग का आनंद ले लो, ये खिचड़ी और दही जलेबी खाकर। सारे भिखारियों ने मिलकर जमकर और बड़ी ही चाव से खिचड़ी, दही और जलेबी खाई और सब आराम से सो गए। जैसे ही सुबह हुई, गोपाल काका, रमेश, कहाँ हो तुम सब? काका, काका, रमेश, कहाँ गए तुम दोनों? अब मैं किसके साथ भीख मांगूंगा? वो दोनों चोर थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। सुबह सुबह ही पुलिस आई और उन्हें उठाकर ले गई, जब तुम गहरी नींद में थे। ये कैसा भद्दा मजाक है? ये आप क्या कह रहे हैं? वो दोनों तो नेक इंसान थे, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मंगलू उन्हें ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन जा पहुंचा और देखा कि दोनों पुलिस के कैद में हैं। उन्हें देखकर मंगलू ने कहा, साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने इन्हें क्यों कैद करके रखा है? मुझसे तुम ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? हम भिखारी हैं साहब। दुनिया से भले भीख मांगे, पर हमारा गिरबान इतना कमजोर नहीं है कि हम चोरी कर लें। बड़ी बोलती निकल रही है तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, आप कहें तो इसे भी अंदर कर दूं? हाँ हाँ, कर दो। लेकिन मेरी गलती क्या है? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उन हवलदारों ने मंगलू की एक ना सुनी और उसे काल कोठरी में डाल दिया। उसी काल कोठरी में जहां गोपाल और रमेश पहले से कैद थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। उन लोगों ने मुझे और रमेश को इस जेल में बंद कर दिया। जिस जगह पर हम रात को सोया करते थे, उस जगह को एक व्यापारी ने खरीद लिया है, सेठ बिजोरी मल ने। लेकिन इसमें तुम्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? उस रात जब तुमने हमें जलेबियां खिलाई थी ना, तब जाकर रमेश ने मंगलू को सारी बात बताई। कुछ भी कहो, मंगलू है तो बड़ा दानी। हाँ, अब सुबह होते ही उनकी आंख खुलेगी, तब तक उन्हें होश नहीं आएगा। घोड़े बेचकर सोते हैं मंगलू भाई। उतने में वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए और कहने लगे, इन भिखारियों को यहाँ से उठवाकर किसी जंगल या रेगिस्तान में छोड़ दो। ये जमीन हमारे गांव के नेता की है और एक शहरी व्यापारी आकर यहाँ पर बड़ा सा मॉल बनाने वाला है। इन भिखारियों की औकात ही क्या है? इन्हें जल्दी भगाना ही पड़ेगा। जब मॉल बनेगा तो मैं भी उस मॉल में अपनी एक दुकान खोलूंगा और ये बुरे काम बंद कर दूंगा। हाँ हाँ, पहले चलो इन्हें भगाओ। इन पर चोरी का इल्जाम लगाकर इन्हें हवालात में बंद करा दो। सरदार, यहाँ पर जितने भी भिखारी हैं ना, उनमें से एक मंगलू है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। अच्छा आदमी है। बाकी भिखारियों को हम जेल में डलवा देंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी करो। उन गुंडों ने मंदिर से कुछ सामान चोरी कर उन भिखारियों के पास रखवा दी और पुलिस को थोड़ी सी रिश्वत खिलाकर उन्हें कैद में डलवा दिया। अच्छा, तो ये बात है। उस रात अगर मैं सोया ना होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सब मेरी ही गलती है।
मंगलू उन भिखारियों के साथ फूट फूट कर रोने लगा। मत रो मंगलू भाई, हो ना हो, ये सब हमारे किसी पाप का नतीजा है। जो भी हो, अब हम बाहर कैसे जाएंगे ये सोचिए। इस जेल में सिर्फ एक बल्ब है जो दिन में भी जलता है और इससे मैं परेशान हूँ। मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, सब तोड़ दूंगा जेल के अंदर मैं। उस वक्त रमेश ने एक लकड़ी उठाई और उस जलते हुए बल्ब में दे मारी। उस लकड़ी के प्रभाव से बल्ब फूट गया और उसमें से एक रोशनी निकली। वो रोशनी सारे कैदियों को एक नई दुनिया में लेकर चली गई, जहां उन्होंने देखा कि पहले से ही वहां पर कई सारे कैदी मौजूद थे। ये सब क्या हो रहा है और कौन है ये सारे लोग? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बल्ब की दुनिया कैसे आ गई? तब वहां पर एक बूढ़ा कैदी आ गया और उनसे कहने लगा, आओ आओ मंगलू, तुम आओगे ये हमें भली भांति पता था, पर ये नहीं पता था कि इतनी देर से आओगे। आपको मेरा नाम कैसे पता और आप कौन हैं? ये सब हो क्या रहा है? आप हमारे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? इस बल्ब की दुनिया से जेल बड़ा अच्छा दिखता है। जेल में जितने भी बल्ब हैं सब कैमरा जैसे काम करते हैं। हम यहाँ बैठकर जेल की सारी बातें सुन और देख सकते हैं। यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। हम भी यहाँ पिछले हफ्ते से कैद हैं। ये ग्रहों का हेर फेर है। जब भी ग्रहों से कोई खेलता है बल्ब का दरवाजा खुल जाता है और ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। इसका एक ही उपाय है। आप सबको बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए क्या करना है? इसके लिए तुम्हें जेल के सारे बल्ब फोड़ने होंगे। इतना कहकर बूढ़ा कैदी उन्हें जादुई बल्ब के पास लेकर चला गया। ये इतना बड़ा बल्ब, इससे हम कैसे आजाद होंगे? इस बल्ब को वही तोड़ सकता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो और दिल का बड़ा सच्चा हो और दयालु भी हो। ये काम तो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। चलो हटो। किसी की ना सुनकर रमेश ने एक लकड़ी उठाई और ना आओ देखा ना ताओ, और वो उस बल्ब को फोड़ने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन उस जादुई बल्ब का करंट इतनी तेज था कि रमेश की हालत खराब हो गई और उसे जोरदार करंट लगा। अरे बाप रे, अरे भगवान रे, करंट लग गया मुझे। रमेश को इतना जोर का झटका लगा कि सारे डर गए और रमेश दूर खड़ा हो गया। तभी उस विशाल बल्ब से आवाजें आई। प्रकृति के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। ये बल्ब बहुत बड़े पुजारी की है जिसने जेल में निर्दोष होकर सजा काटी थी। इस बल्ब को मैं फोड़ूंगा और सबको यहाँ से आजाद करूंगा। इतना कहते ही रमेश के हाथों से लकड़ी लेकर मंगलू उस बल्ब के करीब पहुंच गया और बड़ी जोर से लकड़ी लेकर उस बल्ब पर दे मारा। जैसे ही लकड़ी बल्ब पर लगी वो बल्ब फूट गया और उसमें से एक कैदी की आत्मा निकली और कहने लगी, धन्यवाद मंगलू, तुमने और तुम्हारे साथियों ने हमें आजाद किया है। तुम्हारी तरह ही मैं भी बेगुनाह था और मुझे जेल में डाल दिया गया और मेरे ही श्राप के कारण सारे जेलवासी इस बल्ब की दुनिया में आ गए। लेकिन आपको सबक सिखाना ही था तो उन्हें सिखाना था ना, जिन्होंने ये पाप किया, ना कि निर्दोष कैदियों को। इसके पीछे का कारण ये है कि मैं तुम्हें ये बल्ब देना चाहता था। इस बल्ब से तुम असली दुनिया में जाकर जो चाहे वो कर सकते हो। उस आत्मा ने मंगलू को एक बल्ब दी और उसके बाद वो आत्मा वहाँ से गायब हो गया और सारे ही दोबारा जेल में आ गए। तब मंगलू ने कहा, हमें एकजुट होकर रहना होगा, इस जेल से निकलना ही होगा। इतना कहकर मंगलू ने उस बल्ब को होल्डर पर लगा दिया और बल्ब जलने लगा। जैसे ही बल्ब जला सारे जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये देखो, जेल की सारी सलाखें खुल चुकी हैं। हमें यहाँ से अब भागना चाहिए। सही कहा रमेश बेटा तुमने, चलो जल्दी चलो। सारे कैदी जेल से भाग रहे थे। तब उन्होंने देखा कि सारे घूसखोर पुलिस वाले एक तरफ एक बड़ी से जेल में कैद हैं
इस मौके का फायदा उठाकर रमेश, मंगलू और गोपाल काका वहाँ से फरार हो गए। इन्हें छोड़कर यहाँ से निकल चलो, वरना दूसरी विपदा आन पड़ेगी। मंगलू और उसके साथी भिखारी वहाँ से भागकर दोबारा उसी मंदिर के पास आ गए जहाँ सारा कारनामा हुआ था। उन्होंने वहाँ देखा कि एक बहुत बड़ा नेता वहाँ अपने गुंडों को लेकर खड़ा है। अब तुम सब कहाँ भागोगे? इस जगह पर हम एक नया मॉल बनाने वाले हैं। मुझे पहले से पता था कि आप सब इस जगह के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये जमीन ना तो आपकी है और ना ही सरकार की। इतना कहते ही मंगलू ने अपने झोले से जादुई बल्ब को निकाला और उस बल्ब को जमीन पर रख दिया। जैसे ही बल्ब जमीन पर रखी गई, जादुई बल्ब एक बल्ब रेस्टोरेंट में परिवर्तित हो गई। सारे भिखारी ये मंजर देखकर दंग रह गए। ये सब क्या हो रहा है? ये बल्ब के आकार का रेस्टोरेंट कहाँ से आ गया? जवानों, जाओ और इस रेस्टोरेंट को तोड़ डालो। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार होना चाहिए। जी सरदार, ऐसा ही होगा। जैसे ही गुंडे उस बल्ब के रेस्टोरेंट को तोड़ने गए, उन्हें एक जोरदार बिजली का झटका लगा। तुम सबसे कुछ नहीं होने वाला। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर नेताजी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस बल्ब रेस्टोरेंट पर दे मारा। जैसे ही पत्थर उस बल्ब रेस्टोरेंट पर पड़ा, वहाँ तेज हवाएं चलने लगी और बिजली के तेज झटके से नेताजी बल्ब में कैद हो गए। नेताजी के बल्ब में कैद होते ही आत्मा प्रकट हुई। वो आत्मा उसी जेल के कैदी की थी जो कि बेगुनाह था। इसी पापी के कारण बेगुनाह होकर भी मैं जेल में कैद था, लेकिन अब और नहीं। अब इसका अंजाम बुरा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए मंगलू। तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण ये बल्ब रेस्टोरेंट है। अब से तुम सब इसी में काम करोगे। ये जमीन तुम सबके नाम पर होगी। इतना कहकर आत्मा गायब हो गई और सारे भिखारी उस बल्ब रेस्टोरेंट में मेहनत से काम करने लगे और अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारने लगे। गिरधारी एक गरीब किसान है। उसके पास अपने कुछ पुश्तैनी खेत हैं, लेकिन गिरधारी ने बैंक से बहुत सारा कर्ज ले रखा है और खराब मौसम होने की वजह से उसकी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। मुझे तो लगता है कि इस बार भी मौसम हमारा साथ नहीं देगा। ऐसा मत कहिए जी, अगर ये सच हुआ तो इस बार बैंक हमारे सारे खेत पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि हमने 6 महीनों से बैंक का लोन नहीं भरा है। भला मैं क्यों चाहूंगा कि हमारी फसल बर्बाद हो, पर सब कुछ मेरे हाथ में तो नहीं है ना। जैसे ही फसल पकने का समय आता है, आसमान से ओले बरसने लगते हैं और गिरधारी की सारी फसल खराब हो जाती है। गिरधारी और उसकी पत्नी विमला दोनों रोने लगते हैं। हाय राम, हम बर्बाद हो गए। अब तो बैंक वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं अगर हमारे खेत भी हमारे ना रहे तो हमारे किसान होने का क्या मतलब। अगले दिन गिरधारी के घर पर बैंक मैनेजर आती है। गिरधारी, तुमने 6 महीने से बैंक का लोन नहीं चुकाया है। हमें सारा लोन आज ही चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारे खेत जब्त कर लेंगे। ऐसा मत कहिए मैडम, आप एक किसान से उसका खेत छीन लोगे तो वो बेघर हो जाएगा। देखो, मुझे तुम्हें बेघर करने का कोई शौक नहीं है, पर मेरी भी मजबूरी है। मुझे भी आगे जवाब देना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है तो खेत के कागज हमें दे दो, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तो लोन चुकाकर अपने खेत के कागजात वापस ले लेना और खेत तुम्हारे हो जाएंगे। गिरधारी ना चाहते हुए भी अपने खेतों के कागज बैंक मैनेजर को दे देता है। ये देखकर गिरधारी की पत्नी रोने लगती है। हम बर्बाद हो गए। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसान होकर किसी के पास अपने खेत तक नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद गिरधारी जंगल जाता है और वहाँ से एक थैले में भरकर मिट्टी लेकर आता है। ये लो, जंगल से एक थैला मिट्टी लेकर आया हूँ। इस मिट्टी से हम कुछ अपने छत पर उगा सकते हैं। पर इस मिट्टी को रखेंगे कहाँ? और कहाँ, अपनी छत पर।
गिरधारी थैले में से मिट्टी को अपनी छत के कोने में बिखेर देता है। इसमें क्या बोएंगे? गेहूं, धान या कुछ और फसल तो नहीं बो सकते? क्यों न हम इस मिट्टी में बांस के पौधे लगाएं? वैसे भी आजकल बाजार में बांस की बहुत मांग बढ़ गई है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मैं अपने दोस्त से कुछ बांस के पौधे लेकर आता हूँ। गिरधारी जाकर अपने दोस्त से बांस के कुछ छोटे छोटे पौधे उधार मांगकर लाता है और अपने छत पर गिराई हुई मिट्टी में रोप देता है। हम इन पौधों की अच्छे से देखभाल करेंगे। अब यही हमारे जीने का सहारा है। अगर ये भी नहीं होंगे तो हमारी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। विमला हमेशा बांस के पौधों में एक एक बाल्टी पानी डालती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में बांस के पौधे अच्छे हरे भरे हो जाते हैं। देखो विमला, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ, पर एक समस्या हो गई है। गर्मी के कारण कुएं का पानी सूखता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पूरा सूखा ना पड़ जाए, नहीं तो हमारे बांस के पौधे भी सूख जाएंगे। विमला को जिस बात का डर था वही हुआ। कुछ ही दिनों बाद भयंकर गर्मी पड़ने से कुआं सूख जाता है, जिससे गिरधारी के घर में पानी की कमी हो जाती है। अब क्या करेंगे? घर में तो 2 ही बाल्टी पानी है। मैंने गमले में भगवान जी के नाम का पीपल का पेड़ लगाया है, उसे भी पानी देना जरूरी है। अगर वो सूख गया तो मेरी पूजा बीच में ही खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुमने 1 महीने लगातार व्रत रखा है। तुम अपनी पूजा और अपना व्रत बीच में मत तोड़ना। तुम पीपल के पौधे को ही पानी दो, बांस के पौधों को रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। विमला 1 बाल्टी पानी ले जाकर गमले में डालती है, जिसमें उसने पीपल का पेड़ लगाया हुआ है, और गमले के पास में दिया जलाकर पूजा करने लगती है। आज विमला की पूजा को 1 महीना बीत चुका है, जिससे उसकी पूजा संपन्न हो जाती है और उसे एक चमत्कार देखने को मिलता है। देखिए जी, इस भयानक गर्मी में भी पीपल के पौधे ने पानी नहीं पिया और इस गमले में पानी जैसे का तैसा ही है। लगता है ये भगवान का कोई चमत्कार है। तुम जाकर ये पानी बांस के पौधे में डाल दो। विमला पीपल का पौधा वाला गमला उठाकर उसे छत पर ले जाती है और उसका पानी बांस के पौधों के जड़ों में डालती है। वो पानी डालती जाती है, पर वो गमला खाली नहीं होता। अजी सुनते हैं, जरा इधर आइए। क्या हुआ? ये देखिए, मैं पानी डालते ही जा रही हूँ, पर ये गमला खाली ही नहीं हो रहा है। ये सब तो भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। जो तुमने 1 महीने लगातार व्रत रखकर पूजा की है, ये सब उसी का फल मिल रहा है। इसका मतलब अब हम रोज इस सूखे में भी अपने बांस के पौधों को पानी दे सकते हैं। हाँ हाँ, जरूर दे सकते हैं। अब विमला हर दिन इस गमले में से बांस के पौधों में पानी डालती है और कुछ दिन बीत जाने के बाद एक सुबह होने पर विमला और गिरधारी जगते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बांस के पौधे बहुत लंबे और घने हो चुके हैं और उनसे एक अलग तरह की रोशनी चमक रही है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए जी, प्रभु की लीला, हमारी मेहनत रंग लाई है और बांस के पौधे पूरी छत पर फैल गए हैं। ये पूरा बांस का जंगल ही बन गया है। लगता है अब यही बांस के पौधे हमें हमारे खेत वापस दिलाएंगे। विमला और गिरधारी खुश हो जाते हैं, पर जब रात होती है तो बांस के पौधों में एक अलग सी चमक होने के कारण एक चोर का ध्यान इस पर जाता है और वो चोरी करने के लिए गिरधारी के छत पर पहुंच जाता है। अरे वाह, इतने लंबे लंबे बांस! मैं तो इनमें से एक ही बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। चोर एक लंबे बांस की लटकी हुई टहनी को पकड़ता है और जैसे ही टहनी को नीचे के लिए खींचता है, लचीली होने के कारण टहनी ऊपर के लिए उछलती है और चोर उछलकर बांस के ऊपरी भाग में पहुंच जाता है। अरे बाप रे, मर गया मैं! यहाँ कैसे आ गया? अब नीचे कैसे उतरूंगा? अगर यहाँ से गिरा तो मेरी हड्डी पसली सब टूट जाएगी। चोर दूसरे बांस के तने में पैर रखकर नीचे आने की कोशिश करता है, पर वो बांस भी लचीली होने के कारण उसे उछाल देती है और चोर वहाँ से दूर जाकर एक रेगिस्तान में गिर जाता है। अगली सुबह गिरधारी उठता है और विमला के साथ मिलकर बांस काटने लगता है। मुझे लगता है बांस अब पूरी तरह से काटने के लिए तैयार है। हमें इन्हें काटकर बाजार में ले जाना चाहिए। हाँ, वैसे भी फसल बोने का समय नजदीक आ रहा है। उससे पहले हम इन्हें बेचकर अपने खेतों को बैंक से छुड़वा लेंगे। विमला और गिरधारी दोनों मिलकर बांस काटते हैं
और उन्हें बाजार में ले जाते हैं। तभी एक सुनार की नजर गिरधारी पर जाती है और वो गिरधारी के पास आकर कहता है, सोने के बांस कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो बहुत कीमती है। मैं इन्हें बेचने जा रहा हूँ। तुम ये सोने के बांस मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। गिरधारी सभी सोने के बांसों को सुनार को बेच देता है और सुनार इसके बदले गिरधारी को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों को गिरधारी बैंक में जमा कर देता है और अपने खेतों को बैंक से छुड़ा लेता है। ये लो, बैंक ने हमारे कागज वापस दे दिए। अब हम खेती कर सकते हैं। अगले दिन विमला और गिरधारी अपने खेतों को जोतने और उनमें फसल बोने के लिए खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। अब गिरधारी और विमला अपने खुद के खेतों में खेती करके अपना सुखी जीवन जीने लगते हैं।